हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। हम आज बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के बारे में। हम 15 क्वेश्चन लेके आए हैं और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने कंसेप्ट को सही ढंग से कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बस आप इस 15 क्वेश्चन को सही ढंग से देखिएगा और बातों को सुनने का कोशिश कीजिएगा। कुछ चीज़ें होती है जो लिखा नहीं जाता है लेकिन बोला जाता है, तो आप लिखने और सुनने पर दोनों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान। यहाँ कह रहा है एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान। पहला ऑप्शन है भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है। नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समानुरूप बनाता है, या नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है, या नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। देखिए, एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान है, ये बोझ नहीं होता अध्यापक के लिए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना कि आपको एक एक भाषा से अधिक भाषा का ज्ञान हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर आप देखिएगा कि नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समान रूप बनाता है, ऐसा नहीं है। कि अगर आप देखिएगा कि नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है, भाई ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करता। अगर आदमी क्या होगा कि अगर आप इंटरफ्रेंस पैदा करेगा तो फिर क्या फायदा है सीख के? नया भाषा नहीं सीखेगा आदमी। अगर आप सी ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ कह रहा है नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक होता है। सही बात है कि अगर आप एक भाषा से अधिक भाषा सीखते हैं तो ये आपके शिक्षण अधिगम को और बेहतर बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि बहुभाषित एक संसाधन है। आप इसको इंटरफेरेंस के रूप में नहीं देख सकते हैं। ये क्या है? एक संसाधन है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान नई भाषा सीखने के दौरान सहायक होता है, क्योंकि ये भाषाई कौशल को बेहतर बनाता है। इस तरीके से कह सकते हैं कि पहला का ऑप्शन क्या होगा? आपका सी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है? व्यवहारवादी, या प्रकृतिवादी, या संज्ञानवादी, या रचनावादी? यहाँ अगर आप देखिएगा क्या कह रहा है कि एक अध्यापक का ये मत है, ठीक है, कि बच्चे के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण का नियम है। अगर आप यहाँ इस बात का बात कर रहे हैं तो हम एक नाम जानते हैं, नोम चॉम्स्की के बारे में। ठीक है, अगर आप नोम चॉम्स्की की बात कीजिएगा, ठीक है, हम बात करते हैं किसके बारे में? नोम चॉम्स्की के बारे में। नोम चॉम्स्की का क्या कहना था? इनका ये कहना था कि इसके अनुसार जो है बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है। इनका ये कहना था कि बच्चा बच्चा जन्म से ही भाषा सीखने की सीखने की क्षमता लेकर पैदा होता है। ठीक है, इन किसका कहना था? नोम चॉम्स्की का कहना था। अगर हम इसके मेन थ्योरी का बात करेंगे, ये कहता है, चॉम्स्की का ये मानना था कि भाषा केवल नकल से नहीं सीखी जाती है। ठीक है, बच्चा के पास जन्म से ही एक प्रणाली होता है जिसे वो भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। एक प्रणाली होता है उसके पास, एलईडी। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। ठीक है, एलईडी का बात कीजिएगा आप, ये क्या होता है आपका? लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस। इसी को हम क्या कह सकते हैं? भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है, बच्चे के पास जन्म से ही एक प्रणाली होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। ठीक है, एलईडी कहते हैं। ठीक है, उसका देखिए क्या होता है कि एलईडी जो है मस्तिष्क में मौजूद एक मानसिक संरचना है, जो बच्चों को व्याकरण और भाषा के नियम स्वतः सीखने में क्या करता है? मदद करता है। इससे
क्या होता है बच्चा कि बच्चा व्याकरण और भाषा के नियम स्वतः सीखने में मदद करता है। ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें अगर आप देखिएगा, ये आपको जो बात किए थे यूनिवर्सल ग्रामर, मतलब सार्वभौमिक व्याकरण की बात किए थे, जिसमें ये क्या कहते हैं कि सभी भाषाओं के कुछ नियम पाए जाते हैं, सामान्य नियम पाए जाते हैं। इससे इसी को हम क्या कहते हैं, सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि पर्यावरण में आखिर इसकी क्या भूमिका है नोम चॉम्स्की की, अगर आप देखिएगा पर्यावरण भाषा विकास में सहायक होता है। क्या होता है कि पर्यावरण भाषा विकास में सहायक होता है, लेकिन मुख्य भूमिका जन्मजात क्षमता की होती है। ठीक है, लेकिन जो मुख्य भूमिका होता है भाषा सीखने वो क्या होता है, जन्मजात क्षमता से होती है। ठीक है। और और इसमें आपको मेन देखिए, चॉम्स्की जो है जन्मजात क्षमता और जो आपका भाषा अर्जन यंत्र है इस पर वो काफी जोर दिए थे। ठीक है, इसलिए आप नॉम चॉम्स्की को अच्छे से समझिएगा। और अगर देखिएगा कि इसका मतलब मेन शैक्षणिक में इम्प्लीमेंट क्या पड़ा था, इम्प्लीकेशन क्या था। ठीक है, इसमें आप देखिएगा बच्चों को भाषा संदर्भ वातावरण दें। ठीक है, व्याकरण को स्वाभाविक रूप से सिखाएं और उसको रटाएं नहीं, उसको क्या करें, नेचुरली सिखाने का कोशिश करें व्याकरण को। ठीक है, और बच्चों को खुलकर बोलने का अवसर दें। जब आप बच्चों को खुलकर बोलने का अवसर देंगे तो बच्चा भाषा अच्छे ढंग से सीखेगा। ठीक है, ये हम नॉम चॉम्स्की के बारे में जाने। तो सेम वही जो मेरा 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि एक अध्यापक का ये मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम है। ये किसके द्वारा था, नोम चॉम्स्की के द्वारा कहा गया था, जिसको हम बताएं आपको। इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है। अगर आप मेल खाने की बात करिएगा तो ये आपका क्या था, ये आपका, अगर हम प्रकृतिवादी की बात करें तो ये आपका ऑप्शन बी जो है आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अभी हम आपको बोले भी कि प्रकृतिवादी नोम चॉम्स्की का जो हम आपको अभी पीछे जो आपको थ्योरी बताया तो उसमें आप देखे भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये नोम चॉम्स्की के प्रकृतिवादी सिद्धांत से मेल खाता है जो हम आपको बताए, जो मानता है कि बच्चों की भाषा सीखने से जन्मजात क्या होती है, क्षमता होती है। चलिए, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि दो का क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन में संलग्न है। अब मान के चलिए बच्चा लाइब्रेरी गया है, वहाँ क्या है, अपनी पसंद का पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो किस प्रकार के पठन में संलग्न है, अगर आप देखिएगा टाइप ऑफ रीडिंग लाइब्रेरी किस किस चीज को कहें, अगर आप देखिएगा पहला ऑप्शन है गहन पठन, या बारीकी से पठन, या विस्तृत पठन, या चुनौतीपूर्ण पठन। आप अगर इसको देखिएगा ये क्या होता है कि विस्तृत पठन कहने का मतलब है बच्चा को जो इंटरेस्ट है, बच्चा उस रुचि के हिसाब से पढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं 3 का ऑप्शन सी आपका क्या है, सही आंसर है। गहन पठन नहीं करता है, हाँ। तो ये चीज कह सकते हैं विस्तृत पठन आनंद और सामान्य समझ के लिए किया जाता है। ठीक है, पुस्तकालय में रुचि की पुस्तकें पढ़ना इसी का उदाहरण है, विस्तृत पठन के बारे में। चलिए 3 का क्या है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश का क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब है प्रिंट और रिटर्न जो रिच एनवायरनमेंट होता है उसका क्या तात्पर्य है। अगर आप देखिएगा कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना, या बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना, या बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना, या बच्चों को अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सर्जित करने के लिए कहना। और यहाँ पे आप देखिएगा किसकी बात कर रहा है, प्रिंट और रिटर्न। ठीक है, जो इन्वायरमेंट होता है उसका क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन देखिएगा कि कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर दे। सही बात है, आप बच्चों को अवसर दीजिएगा तभी बच्चा क्या है,
कि देखिए मुद्रित और संयुक्त परिवेश का अर्थ क्या होता है कि कक्षा में पठन सामग्री को प्रचुरता, ताकि बच्चे सहज रूप से क्या सीखें, भाषा सीख सकें। तो आप पुस्तकें व अन्य प्रकार के पठन सामग्री का अवसर देंगे तो बच्चा क्या होगा, बच्चा अच्छे ढंग से सीखेगा। इसलिए हमको बच्चे को क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। ठीक है, ताकि वो बुक पढ़ने का और अदर रीडिंग मटेरियल्स कोई भी दूसरा सामग्री, पठन सामग्री पढ़ने का अवसर देना चाहिए। अगर और ऑप्शन देखिएगा तो बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने का अवसर देना चाहिए, नहीं। बच्चों के हाथ की छपाई करने का अवसर देना चाहिए, बच्चों के अपने आसपास के परिवेश से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सर्जित करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या था कि आपका प्रिंट और रिटर्न रिच एनवायरनमेंट का बात कर रहा था, इसलिए इसके लिए क्या है, आपका पहला ऑप्शन सही है, 4 का ऑप्शन ए आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि स्वनिधि विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं। देखिए, स्वनिधि विज्ञान कहने का मतलब है, क्या कह रहा है, फोनोलॉजिकल का बात कर रहा है। ठीक है, स्टेज ऑफ फोनोलॉजी। देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है, स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल, जिसका स्वनिधि विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं। अगर इसके आप 3 चरण की बात कीजिएगा तो आपका 3 चरण कौन सा है, आपका अक्षर, तुकबंदी, स्वनिम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है, 5 का ऑप्शन सी। इसमें स्वनिधि विज्ञान जागरूकता के शब्दों को, ध्वनियों को पहचानना शामिल है, जिसमें अक्षर, तुकबंदी और क्या है, स्वनिम आपका मुख्य है। 3 चरण। ठीक है, 5 का क्या है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कौन सी आयु में स्वनिधि विज्ञान जागरूकता के 3 स्तर जैसे अक्षर, तुकबंदी और स्वनिम विकसित होना शुरू हो जाता है। अगर आप यहाँ बात कीजिएगा, देखिए क्या कह रहा है कि विकसित हो जाता है। अगर आप देखिएगा 3 से 4 वर्ष की आयु में क्या होता है, बच्चे तुकबंदी और ध्वनि के प्रति जागरूक होने लगते हैं 3 से 4 वर्ष की आयु में। ठीक है, कहीं कहीं पे आप इसका आंसर 4 से 5 भी देखिएगा, तो 3 से 4 वर्ष की आयु में जनरली होता है कि बच्चे तुकबंदी और ध्वनि के प्रति क्या होने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं। इसका आंसर हम कह सकते हैं 6 का ऑप्शन क्या होगा, ए आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कहता है कि 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। अब विद्यार्थी को क्या दे रहे हैं, एक मानक पठन परीक्षण देना है, तो अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी, आखिर आप क्या एडवाइस दीजिएगा रीडिंग टेस्ट के लिए 5वीं क्लास के बच्चों को। अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे, बच्चों से ये कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकें, या अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वाले बच्चों को अलग से पढ़ाना, ये मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर लेंगे, या ये कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न से मिलते जुलते प्रश्न के उत्तर का अभ्यास कराना। ठीक है, या विद्यार्थी को मानक परीक्षण में विशेषताओं की व्याख्या करना। देखिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिएगा कि आप बच्चों को क्या करा सकते हैं कि परीक्षा में आने वाले प्रश्न से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करा सकते हैं। ठीक है, आप बच्चे को क्या करा सकते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन का क्या करा सकते हैं, जो टेस्ट में आएगा आप उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। तो आपका ऑप्शन सी क्या है, 7 का आंसर हो जाएगा। तो आप इसको देखिएगा, मतलब कि परीक्षण में प्रारूप से परिचित होने के लिए मिलते जुलते प्रश्नों का अभ्यास करना सबसे क्या होता है, प्रभावी सलाह होता है। तो और भी सलाह ऊपर पे आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण से परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दें, ये भी एक सलाह ही है। लेकिन अगर उस सर्वोत्तम सलाह की बात कीजिएगा तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सर्वोत्तम सलाह है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन सी आपका क्या है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का ये विश्वास है कि देखिए, कोई अध्यापक है, ठीक है, भाषा की कक्षा में क्या करता है, नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, बच्चों पर ध्यान देता है। तो ये अध्यापक का एक विश्वास है। क्या विश्वास है, इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा है सभी बच्चों पर। ठीक है, तो देखिएगा पहला ऑप्शन, सभी शिक्षार्थियों समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं, या अध्यापक परीक्षण कार्यक्रमों में इसी तरीके से सीखते हैं, या इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी के अनुशासित करने से बेहतर अवसर मिलता है, या बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। सही बात है। देखिए अध्यापक का ये विश्वास है, जब आप इंडिविजुअल बच्चों को
आप पढ़ा रहे हैं या उस पर अटेंशन दे रहे हैं बच्चों को, तो उसका आखिर अध्यापक का यही विश्वास होगा ना कि जो बच्चा का होगा वो हर किसी का सीखने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए आप जब छोटे क्लास की बात करेंगे, क्लास 2 3 की बात करेंगे, तो वहाँ कोई बच्चा ABCD सीखता है, लिखने के लिए जानता है, कोई बोलने के लिए जानता है, कोई पढ़ने के लिए नहीं जानता है, तो सबका क्या होता है तरीका। लेकिन वहाँ पे बच्चों अध्यापक को क्या करना पड़ता है, सबको अलग अलग तरीके से, यही ना होता, क्योंकि यही विश्वास के साथ कि बच्चा भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीके से क्या होते हैं, सीखते हैं। चलिए, 8 का ऑप्शन डी आपका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को पढ़ाना श्रेयस्कर है। मतलब कि अगर आप मदर टंग को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, तो क्यों दे रहे हैं? इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे शिक्षण सरल होता है, या इससे बौद्धिक विकास में सहायक होता है, या ये बच्चों को स्वाभाविक परिवेश में सीखने में मदद करता है। सही बात है। ये आप आखिर मातृभाषा को इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि बच्चा इससे क्या होता है कि इस परिवेश में रह के वो सीखने में कोई भी चीज उसको मदद मिलता है। तो इसलिए 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इससे क्या होता है, देखिए मातृभाषा में जब आप ये करेंगे ना, तो बच्चों को क्या होगा कि सीखने में उस समय में आसानी होता है। ठीक है, तभी ना आप जब वो परिवेश को पूरा समझ जाएगा, तभी वो आप दूसरे भाषा उससे सिखा सकते हैं मातृभाषा से। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इससे बच्चे, देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे बात कर रहा है फिर आपका प्राथमिक कक्षाओं में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा में व्याकरणिक नियमों को याद कर लेते हैं या भाषा की संरचना समझ पाते हैं, या लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते। देखिए बात कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहने मतलब है आप मतलब इनपुट रिच एनवायरनमेंट की बात कर रहा है प्राथमिक कक्षा में भाषा सीखने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अगर आपका ऑप्शन देखिएगा, डी ऑप्शन देखिएगा, जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। सही बात है। अगर आप देखिएगा, इससे बच्चे क्या होता है, जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। तो आपका 10 का ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो। कहना मतलब निवेश संबंधी परिवेश से बच्चे भाषा को विभिन्न रूपों में देखते हैं और सहजता से सीखते हैं। देखिए ठीक है, इसका यही मतलब होता है। ठीक है, निवेश समृद्ध परिवेश, इसका यही मतलब है कि इसका यही मतलब होता है कि बच्चे भाषा को विभिन्न रूप में देखते हैं। ठीक है, और सहजता से क्या करते हैं, सीखते हैं। तो 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चे से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। देखिए क्या कर रहा है, प्री राइटिंग प्रोसेस की बात कर रहा है, लेखन पूर्व प्रक्रिया की बात कर रहा है कि अध्यापक ने बच्चों से कहा कि लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। ठीक है, निम्न में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। देखिए मानस मानचित्र, या मानस मंथन, या मुक्त लेखन, या सहपाठियों की समीक्षा करवाना। अगर आप बात करिएगा कि देखिए लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों को कहा लिखने की तैयारी से अपने अपने विचार संयोजन करें। तो विचार यहाँ पे क्या कह रहा है, संयोजन करने कह रहा है। कहने का मतलब, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे हमको सहपाठियों की समीक्षा नहीं करना है, यहाँ रिव्यू नहीं लेना है हमको उसके सहपाठी से पीर, ठीक है, पीर रिव्यू नहीं लेना है। तो इसलिए 11 का क्या है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, सहपाठियों की समीक्षा हम क्या करते हैं, लिखने के बाद की प्रक्रिया है। मतलब कि जब लिख लिया बच्चा, तब हम क्या करते हैं, सहपाठियों की समीक्षा लेते हैं। जबकि ये अन्य विकल्प लिखने से पहले की विचार जुटाने के तरीके होते हैं कि मानस मानचित्र या मानस मंथन कर रहे हैं हम, या हम क्या कर रहे हैं, फ्री राइटिंग, मुक्ति मुक्ति, ठीक है, खन कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा। 11 का क्या है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या। देखिए विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया की बात कर रहा है, मैं सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण, ठीक है, देखिए किसकी बात कर रहा है, लेखन प्रक्रिया में सुधार के लिए, ठीक है, एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए
ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अपने अपने सहपाठियों की गलतियां ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना, या सहपाठियों की रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो, या लिखने के लिए नए नए विचार मिल सके और विकसित हो सके, या विचारों की संबद्धता स्थापित कर अनुच्छेद बनाकर लिख सकें। तो अगर देखिएगा आपका इसमें, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लेखन प्रक्रिया में सुधार के लिए। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सहपाठी के द्वारा जो ले रहे हैं वो समीक्षा का मतलब, उनसे हम क्या ले रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है आखिर रिव्यू लेने का? तो अगर यहाँ आप बात कीजिएगा, सहपाठी की रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या है, सही आंसर। इसका ये मतलब होता है कि सहपाठी समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है, वो रचनात्मक प्रतिपुष्टि होता है, फीडबैक देना होता है, रिव्यू, ताकि छात्र अपने लेखन में क्या कर सके, सुधार कर सके। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका यही मतलब होता है कि अगर कुछ गलती है तो हम उस चीज को क्या करें, सुधार सकें। देखिए, आप क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़िए, और क्वेश्चन को जब समझ जाइएगा ना, ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि आप बेहतर ढंग से क्वेश्चन को समझें। ठीक है, और ऑप्शन को जब आप पढ़िएगा तो ऑप्शन खुद ब खुद आप आंसर की तरफ पहुंच जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, जिन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत में आरंभ होता है, इसे क्या कहा गया है? देखिए, जिन प्याजे के अनुसार, अगर हम जिन जिन प्याजे जी का बात करेंगे, ठीक है, जिन प्याजे के अनुसार देखिए क्या होता है, भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत में आरंभ होता है, इसे क्या कहा जाएगा? अगर आप देखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका ये मतलब प्रतीकात्मक विचार कहते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, भाषा का विकास क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत में आरंभ होता है। तो क्या होता है इसमें, देखिए इसमें है कि पियाजे के अनुसार क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार के विकास के साथ ही भाषा का क्या होता है, विकास शुरू होता है। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं, 13 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा अगर जिन प्याजे जी का बात हुआ है, तो हम जिन प्याजे के बारे में अगर थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे, तो जिन प्याजे जो आपको थ्योरी दिए थे, वो किस पर बात किए थे? अगर हम बात करेंगे जिन प्याजे जी का, तो जिन प्याजे नॉर्मली जो आपको, जिन प्याजे, ठीक है, ये क्या थे, स्विफ्ट मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, स्विफ्ट मनोवैज्ञानिक थे, और ये जो आपको सिद्धांत दिए थे वो किस पर दिए थे, वो सिद्धांत दिए थे आपको कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर दिए थे। उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि बच्चे सोचने, सीखने और समझने की क्षमता कैसे विकसित करते हैं। ठीक है, बच्चा जो सोचता है, या बच्चा जो सीखता है, या बच्चा का समझने का जो क्षमता है, वो कैसे आखिर विकसित होता है। ठीक है, इसी में हम जो जिन प्याजे में तीन चार वर्ड देखे थे, कि एक स्कीमा होता है। स्कीमा क्या होता है कि बच्चे के मतलब कि पहले से ज्ञान का संरचना होता है उसके मस्तिष्क में। ठीक है, एक वर्ड था, अगर आप देखिएगा, स्कीमा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ज्ञान की मानसिक संरचना पहले से फ्रेमवर्क है इसके दिमाग में। ठीक है, कहने का मतलब है कि अब चार पैर वाला जितना भी है, सबको हम क्या समझ रहे हैं, कुत्ता ही समझ रहे हैं, या चार पैर वाला जो भी जानवर है, हम सबको बकरी ही समझ रहे हैं, सबको गाय ही समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या आता है, एसिमिलेशन आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, समावेशन। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये सब वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। समावेशन का क्या मतलब होता है कि हम नई जानकारी को पुराने ज्ञान में जोड़ रहे हैं। देखिए, पुराना ज्ञान जो भी है, हम चार पैर वाले को क्या समझ रहे हैं, बकरिए समझ रहे हैं, या चार पैर वाले को हम कुत्ता ही समझ रहे हैं। लेकिन वो जो ज्ञान है मेरे पास, लेकिन नया जानकारी जो भी हमको प्राप्त हुआ, हम क्या करते हैं, पुराने ज्ञान में जोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है, जितना भी चार पैर वाले को देखे, सबको हम एक ही चीज समझ रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखिएगा, आता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन आपका क्या होता है, समायोजन। और इसका क्या मतलब है आपका, समायोजन का मतलब होता है आपका, इसका ये मतलब होता है
कि नई जानकारी के अनुसार क्या करते हैं, हम अपने ज्ञान में परिवर्तन करते हैं। हम अगर चार पैर वाले, चार पैर जिसको भी देख रहे थे हम समझ रहे थे ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है। कुत्ता को भी गाय कह रहे थे, बकरी को भी गाय कह रहे थे, लेकिन अब हमको क्या हुआ, इसका पता चला नहीं भाई, ये चार पैर वाला जो है ये सभी कुत्ता नहीं है। ये चार पैर वाला बकरी भी हो सकता है, चार पैर वाला क्या हो सकता है, गाय भी हो सकता है। तो ये चीज हम क्या करते हैं इसमें, अपने ज्ञान के अनुसार क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, समायोजन। मतलब जो हमको ज्ञान है उस ज्ञान को क्या कर रहे हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं नई जानकारी के अनुसार, ठीक है। और एक वर्ड आता है संतुलन, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। अब देखिए संतुलन, बैलेंस होना भी जरूरी है ना। तो बैलेंस हम कहाँ से करते हैं, समावेशन और समायोजन के बीच जो है, हम उसको क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं, ठीक है। ये चार वर्ड होता है। फिर आपका क्या होता है कि संज्ञानात्मक विकास का अवस्था होता है कि आखिर हम इसको किस किस अवस्था में बांटे हैं, किस किस अवस्था में हम बच्चे को रखें और किस किस अवस्था में बच्चा क्या सीखता है। अगर हम जनरली चार स्टेज में बांटते हैं। अगर हम चार स्टेज में इसको बांटते हैं, ठीक है। अगर पहला स्टेज का आप बात कीजिएगा, पहला स्टेज आपका क्या होता है, संवेदी गतिक अवस्था, ठीक है। और ये अवस्था क्या होता है आपका, 0 से 2 वर्ष होता है, ठीक है, 0 से 2 वर्ष। और इसमें बच्चा देखिए क्या होता है कि अपनी इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखता है, किसमें, इसमें सेंसरी मोटर स्टेज में, ठीक है। और क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का विकास होता है। ये एक वर्ड देखिएगा, ये इस चीज में ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर में अक्सर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस करके, ठीक है। तो ये वर्ड यहीं से रिलेट करता है, सेंसरी मोटर स्टेज से परमानेंस, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु अस्थायित्व, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस। अगर हम दूसरे स्टेज की बात करें तो दूसरा स्टेज क्या होता है आपका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष में होता है। अब इसमें देखिए बच्चे के अंदर क्या आता है, इगोसेंट्रिज्म आता है, ठीक है। और क्या होता है उसके अंदर, प्रतीकों का प्रयोग होता है, और उसका क्या है, संरचना की अभाव होता है, ठीक है। लैक ऑफ कंजर्वेशन अभी भी है जी उसके अंदर, ठीक है। तो क्या आता है वर्ड, आप देखिएगा आता है अक्सर कि इगोसेंट्रिज्म या सिंबॉलिक थिंकिंग या लैक ऑफ कंजर्वेशन किस स्टेज में आता है, तो ये इसी स्टेज में होता है। ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि क्या होता है, 2 से 7 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। 2 से 7 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है अक्सर। अगर हम तीसरा स्टेज का बात करेंगे, तीसरा स्टेज आपका क्या होता है, मूर्त, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब ये अब ये जो होता है 7 से 11 वर्ष में देखा जाता है, ठीक है। 7 से 11 वर्ष में, ठीक है। अब इसका ये मतलब होता है कि बच्चे के अंदर क्या आता है, तार्किक सोच आता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग आपका यहीं पे आएगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंजर्वेशन यहाँ पे डेवलप होता है, लेकिन लैक ऑफ कंजर्वेशन कहाँ होता है, वो आपका प्री कन्वेंशनल में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो क्लासिफिकेशन और सेरिएशन, मतलब वर्गीकरण और क्रमबद्धता, ये सब कहाँ आता है, आपका स्टेज 3 में आता है। अगर हम चौथे स्टेज की बात करेंगे, चौथा स्टेज आपका क्या होता है, वो औपचारिक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और ये क्या होता है, 11 प्लस ईयर के लिए, या आप 12 प्लस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये आता है। अब यहाँ पे आपके बच्चा पे क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है, अमूर्त चिंतन आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एकदम हार्ड हार्ड मैथ बना लेता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, ठीक है। ये सब चीज आपका यहाँ पे आता है, जिन प्याजे जी नॉर्मली इस चीज के बारे में बात किए थे, कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक विकास की बात किए थे। और ये जो मेन चार वर्ड है आपका, स्कीमा, ठीक है, समावेशन, समायोजन, संतुलन, फिर चार स्टेज में चीजों को हम बांटे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन मेरा क्या था कि जिन पियाजे के अनुसार भाषा का विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत में आरंभ होता है, इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा प्रतीकात्मक विचार, ठीक है।
तो ये आ जाएगा आपका सिंबॉलिक आउट हो जाएगा, ठीक है। पियाजे के अनुसार क्या होता है, प्रतीकात्मक विचार के विकास के साथ ही क्या होता है, देखिए इसके विकास के ही साथ क्या होता है, भाषा का विकास शुरू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती। देखिए एक कहानी पढ़ी है एक बच्ची, ठीक है, उसको क्या करती है, अपने शब्दों में वो सुनाती है, और उसमें से कुछ नए पात्र वो घटनाएं जोड़ती जाती है। मतलब एक कहानी को होता है ना कि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो अपने तरीके से घटनाएं और पात्र को कुछ नया नया चीज उसमें जोड़ते जाती है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चे को टोक देना चाहिए, बच्चे को सराहना करना चाहिए, बच्चे को सजा देनी चाहिए, बच्चे को देखिए देखिए, ना तो आप बच्चे को टोकेंगे, ना तो आप बच्चे को सजा देंगे, ना तो आप बच्चे के साथ क्या करेंगे, अनदेखी करेंगे। आप बच्चे की सराहना करेंगे कि चलिए वो कम से कम अपने से तो चीजों को ऐड कर रही, मतलब इसका मतलब है कि चीजें उसके समझ में आई है, तभी तो वो नए कैरेक्टर को जोड़ के आपको कहानी बता रही है, ताकि इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो अध्यापक को बच्चे की सराहना करनी चाहिए हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये उसकी सृजनात्मकता का और समझ को दर्शाता है, ठीक है। ये चीज आप देखिएगा क्या करता है, उसकी क्रिएटिविटी को शो कर रहा है ना, और क्या होता है कि डीप डीप कॉम्प्रिहेंशन को दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए आप बच्चे को हमेशा क्या करेंगे, उसकी सराहना करेंगे, ना कि आप टोकेंगे, ठीक है, ना ही आप टोकेंगे, ना ही आप सजा देंगे, ना ही आप अनदेखी करेंगे बच्चे के साथ। ठीक है, तो 14 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। देखिए है क्वेश्चन, जब आप पढ़िएगा तो आपको देखिए ऑप्शन ऐसा ऐसा दिखेगा ना कि आप सही आंसर निकाल लेंगे, लेकिन जब आप चीजों को बेहतर करेंगे तभी तो। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है, कूजन और बबलाना शिशु की पहली क्या है, वाक्य ध्वनि है। कूजन का तात्पर्य क्या है, ठीक है। जो कूजन होता है, क्वीन, तो ठीक है, वो बच्चों में बबलाना या शिशु की क्या होता है, पहली अवस्था होती है। तो कूजन का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य पूछ रहा है। अगर आप देखिएगा, देखिए कूजन का तात्पर्य क्या होता है, लगभग 2 माह के शिशु द्वारा निकाली गई सुखद स्वर ध्वनि है। मतलब 2 माह में जो बच्चा बोलता है ना, तो वही उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं, कूजन कहते हैं। और ये लगभग 2 माह में, देखिए यहाँ ऑप्शन बी आपका, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सही आंसर है। जैसे नॉर्मली उस समय आप देखिएगा, क्या आ ऊ ये सब, तो जो जनरली आप सुनेंगे भी, आपके 2 माह का बच्चा क्या बोलता है, तो जो कूजन का तात्पर्य यही होता है, ठीक है। लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाजें, ठीक है। तो ये है 15 नंबर का आंसर आपका, क्वेश्चन ऑप्शन बी। इस तरीके से हम 15 क्वेश्चन की, और आपको उम्मीद है कि आपको बेहतर ढंग से समझ आया हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।